नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। मतदान केंद्र पर लोगों ने लंबी कतारें लगाकर मतदान में रुचि दिखाई। सुबह 7 बजे से ही लोगों ने लाइन में लग करके वोट में दिलचस्पी दिखाई। इस दौरान कई जगहों पर मतदान के बहिष्कार करने की भी खबर है। ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मतदान का विरोध किया और ग्रामीणों ने वोट नहीं डाले। खंडवा लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, उपचुनाव में संभावित हार से बौखलाई कांग्रेस, गुंडागर्दी कर बांटे गए पैसे। बुरहानपुर में जहां शासकीय सावित्रीबाई कन्याशाला मतदान केंद्र पर बारात लेकर दूल्हा वोटिंग करने के लिए पहुंचा तो उसने वोट किया। वहीं इस दौरान लोगों से वोट करने की अपील भी की। खंडवा के फतेहपुर गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया। 1 किलोमीटर पोलिंग बूथ दूर होने की वजह से गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने के चलते बहिष्कार किया है। सनावद के खनगांव खेड़ी में लोगों ने सड़क और पुलिया की मांग करते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोग गांव के दोनों मुहानों पर बैठकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते रहे। यहां पर कुल 400 मतदाता हैं और उनमें से एक भी मतदाता ने वोट नहीं डाला। वोटिंग के लिए आए अधिकारी और मतदान दल केंद्र पर मतदाताओं का इंतजार भी करते रहे। जगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी ने कोठी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान दास दुबे, जिनकी उम्र 105 साल, उन्होंने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो सनावद में जहां निर्वाचन के लिए रिजर्व दल में शामिल शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षक दयाराम जाधव सर्वर देवला में कार्यरत थे। मतदान दल के साथ आने के दौरान बस में उन्हें हार्ट अटैक आया। एक लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का प्यार और स्नेह बीजेपी को मिलेगा। सीएम शिवराज ने भगवान बिरसा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उस दिन पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम भोपाल में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन में 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने जिले के अधिकारियों को संबोधित किया। कहा, हमारा संकल्प 31 दिसंबर तक सभी को दूसरा डोज देने का है। शिवराज ने कहा कि विरोध और भ्रम के बीच हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की। नदी नाले पहाड़ों को पार करके भी स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण का काम किया। उधर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटा दिया गया। नगर निगम ने जेसीबी से प्रतिमा को हटाया। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय प्रतिमा लगाई गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पर आमजनों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। डीसीसी चीफ मोहन मरकाम गांधी मैदान में स्थित कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन कांग्रेस भवन में श्रमदान किया। इस दौरान महापौर एजाज जेबर, सभापति प्रमोद दुबे समेत कई नेता मौजूद रहे। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपसी सिर फुटौल जारी है। शनिवार को प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने 2 पदाधिकारी आपस में भिड़ गए।
ग्वालियर में जहां प्रॉपर्टी डीलर सीताराम शर्मा की मौत के बाद विधायक सुमावली अजब सिंह कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी विधायक फरार है। विधायक समेत 5 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर ने थाने में 1,86,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सीताराम ने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की है। इसके बाद किसान आधे दामों में बिचौलियों को अपने धान बेचने को मजबूर हैं। 1 दिसंबर से धान खरीदी की घोषणा के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों के पास ना तो धान रखने की जगह है और ना ही मजदूरों को देने के लिए पैसा है और ऐसे में किसान कम दामों में अपने धान को बिचौलियों के पास बेचने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री राजेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र और किसान हितैषी कहते हैं। 1 महीने बाद धान खरीदी कर किसको लाभ पहुंचाएंगे। विशिष्ट जनजाति पंडों परिवार के लोगों को संरक्षित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार की मंशा है कि विशिष्ट जनजाति पंडों परिवारों को सरकार की योजना का लाभ मिले। जनजाति पंडों परिवार के 28 लोगों को ड्राइविंग सिखाने के लिए 9,45,000 रुपये से सैंक्शन किए गए। सरकार की मंशा थी कि पंडों जनजाति के लोग ड्राइविंग का काम सीख करके अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें, लेकिन एनजीओ ने धोखाधड़ी की और इसकी शिकायत करने पंडों जनजाति के लोग अंबिकापुर पहुंचे और सरगुजा एसपी से अपने वकील के माध्यम से संस्था के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कही है। पंडों जनजाति के लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है और संबंधित एनजीओ पर कार्रवाई की मांग की है। चांपा पुलिस पटाखे के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 2 लोगों पर रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा रखने की शिकायत पर कार्रवाई की है। आरोपियों से 4,75,000 रुपए का पटाखा जब्त किया गया। 2 दिन पहले भी चांपा में 1 लाख के पटाखे के साथ पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था। पुलिस की लगातार कार्रवाई से पटाखे का अवैध भंडारण करने वालों पर में हड़कंप मचा हुआ है। उधर बालाघाट में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत लेते हुए पटवारी कोटवार को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राहुल मेश्राम ने 50,000 की कोटवार से रिश्वत की मांग की थी। गुना जिले में कई युवकों को बिजली कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठगी के शिकार हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी कमल ओझा को गिरफ्तार किया है। भोपाल में बीएसएल के नगर बस सेवा के एक चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी निजी बस के लोग बताए जा रहे हैं। सवारियां बिठाने की होड़ में दोनों बसों में मामूली टक्कर हुई। इसके बाद ये विवाद हुआ। मंगल मार्केट बस स्टेशन पर मिनी बस खड़ी थी। सवारियां बिठाने को लेकर विवाद गहरा गया। मंडीदीप रायसेन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवारी बिठाने को लेकर के दरअसल ही विवाद हुआ था। कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर पुलिस तक पहुंची। उसके बाद पुलिस मौके पर आई। रात करीब 11:30 बजे हादसा हुआ था। कोरबा के सोनालिया रेलवे क्रॉसिंग पर बंद गेट से निकलने की कोशिश कर रहा एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। उसे तड़पता देखकर लोग सत्ते में आ गए और गेट खोलने का इंतजार करने लगे। इसके बाद एसपी भोदराम पटेल ने घायल को खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोट होने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। गरियाबंद जिले के किडनी प्रभावित गांव सूपेबेड़ा में फिर एक युवक की मौत हुई है। गांव में आए दिन हो रही मौतों को लेकर के दहशत है। ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो गांव को स्वच्छ पेयजल ठीक से मिल पा रहा है और ना ही इलाज की कोई सुविधाएं हैं।
गांव में अब तक मौतों की संख्या 80 पहुंच गई है। कई बार पानी का परीक्षण किया गया, कई बार स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए, पर मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आगर मालवा में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की टीम और नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर सर्वे किया जा रहा है। डेंगू के मरीजों का उपचार अस्पताल में जारी है। उधर देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,137 नए मामले सामने आए। 28,671 रिकवर हुए। 309 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए केस मिले। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 41 नए केस मिले। एक दिन में 22 मरीज रिकवर हुए हैं। अभी भी दिल्ली में 392 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना कम हो रहा है। कोरोना पिछले 24 घंटे में 16 नए केस सामने आए। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 278 है। केरल में कोरोना के 7,738 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 49,46,000 के पार चली गई है। चलिए सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, उमेश पटेल जी भी आए, मंत्री उमेश पटेल जी भी हैं, छाया वर्मा जी भी हैं, और बहुत ही सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आए श्रीमती ग्रेस अकेलो, हेड ऑफ मिशन हाई कमीशन युगांडा के पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही यूसुफ सदाउकी कबीरू, मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, नाइजीरिया से आए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष, विधायक साथीगण, हमारे संसदीय सचिवगण, हमारे महापौर, हमारे आयोग के सभी सम्मानित अध्यक्ष और सदस्यगण, हमारे संगठन से भी बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी और पूरे उनके टीम के सब साथीगण और पूरी सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस विभाग के, गृह विभाग के सभी अधिकारीगण और संस्कृति विभाग के सचिव और पूरे उसके टीम के सब साथीगण, कलेक्टर, एसपी और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों का को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अब समापन समारोह है। मैं सभी के प्रति आभार करता हूं। जो जूरी बैठे हैं उनका भी, पद्मश्री ममता चंद्राकर जी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे जूरी बैठे हैं, मास्क लगाए हैं। मैं कुछ लोगों को पहचान पा रहा हूं, कुछ लोग नहीं पहचान पा रहा हूं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत। और जितने भी कलाकार पूरे 27 प्रदेश से और 6 केंद्र शासित राज्य से आए हुए सभी कलाकारों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही 7 देशों से हमारे कलाकार आए हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े दूर से 7 समुद्र पार करके यहाँ आए हैं और अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से आपके ज्ञानवर्धन भी किए और मनोरंजन भी किए हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय साथियों, हमने तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था, लेकिन हमने देखा कि 2019-20 में और आज 21-22 में, पिछले साल कोरोना हो गया था तो हम लोग आयोजन नहीं कर पाए थे। इसका दुख हमें है, लेकिन दोनों साल हमने इसका नाम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रखा,
लेकिन आप सबका प्यार और पूरे दुनिया भर के जो देश के आदिवासी साथियों का सहयोग और उनका शिरकत कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और साथ ही मुख्यमंत्री ने कलाकारों को संबोधित किया है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज तीसरा दिन रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस दौरान वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने कलाकारों को सम्मानित भी किया है। में कितनी समानता है, सभी के सुर लय ताल एक ही हैं, सभी के वाद्य लगभग एक जैसे ही हैं, इन वाद्यों के स्वर भी लगभग एक जैसे हैं। दुनिया भर के जनजाति समुदाय के कलाओं में एक रूपता इसलिए भी है क्योंकि सभी सीधे प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और सुर ताल लय सब कुछ प्रकृति से लिया हुआ है। एक और समानता हमने इस मंच के माध्यम से देखा कि चाहे वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हों, चाहे हमारे देश के कोने कोने से आए आदिवासी समाज हो, चाहे दुनिया के कोने से किसी भी कोने से आए आदिवासी समाज हो, सब में एक समानता। जब फसल कटाई होती है तो सभी समाज के लोग उसका आयोजन करते हैं, नृत्य करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। दूसरी समानता विवाह उत्सव का है और विवाह किसी भी समाज में हो उसमें इस प्रकार के आयोजन होते ही हैं और आदिवासी समाज के नृत्य के आपने विविधता देखी, लेकिन सब में समानता यही है कि हमारे फसल हो चाहे विवाह हो, इसमें उत्सव के बाद उत्सव के समय नृत्य अवश्य किए जाते हैं। एक समानता हमने इस मंच के माध्यम से देखा है। आदरणीय साथियों, हम आज विकास के दौर में कितना भी हम लोग आगे चल दें, हम इस संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को कितना भी पीछे ढकेलने की कोशिश करें, लेकिन ये आदि संस्कृति है, आदि दर्शन है, इसको साथ में लिए बिना आप विश्व को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस समाज को साथ में लेना ही होगा और आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है। इस समाज के संस्कृति और दर्शन, इसके नृत्य, इसकी जीवन शैली सबको हमको आत्मसात करने होंगे, इनको साथ में लेके चलेंगे। यही हमारा आदि दर्शन है, आदि संस्कृति है और इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि हम कितना भी विकास कर लें, कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन इसके बिना हमारा अस्तित्व पूरा हो ही नहीं सकता, कभी संभव नहीं हो सकता। आदरणीय साथियों, आदिवासी वो समाज है जो प्रकृति से जितनी उसको आवश्यकता उतना ही लेते हैं। वो अंधाधुंध न कटाई करते न खनन करते, प्रकृति को अपने माँ के रूप में वो देखते हैं, उसी रूप में उस सेवा करते हैं। और इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज नारा लगाते हैं, क्या? सेवा 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 जोहार करते हैं। सेवा किसकी? समाज की भी और प्रकृति की भी, इसलिए सेवा की बात करते हैं। तो आदरणीय साथियों, आज बहुत ज्यादा और न कहते हुए कुछ एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो यह कि इस मौके पे हम लोगों ने सबको जोड़ने की कोशिश की और इस अवसर पर हमने देश भर के कोने कोने से साहित्यकारों को,
हमारे लेखकों को जो आर्ट में, कल्चर में लिखते हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं, जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं, जो भोजन के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सबको आमंत्रित किया कि छत्तीसगढ़ को आप देखें, जाने, समझे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं बहुत उच्च है, बहुत प्राचीन है। भले हमारा राज्य नया है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं बहुत प्राचीन और बहुत उच्च है। और इसको दिखाने में हम पूरे देश भर के सभी जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल किए हुए हैं, उन लोगों को आमंत्रित किए। बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो पहली बार छत्तीसगढ़ आए और देखकर यहाँ के कला, संस्कृति, यहाँ के निर्माण, यहाँ के समाज को देखकर वो अचंभित हैं कि छत्तीसगढ़ ऐसा भी राज्य है। तो ये बताते हुए आज जो हमारी पहचान नक्सलगढ़ के रूप में था, नया राज्य बना था और नक्सलगढ़ के रूप में लोग पहचानते थे। हम एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन में आएंगे तो सबसे पहले नक्सलियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सुख और शांति की उन्होंने अनुभव की है, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो सारी स्मृतियां लेके, चाहे वो कलाकार हो, चाहे हमारे विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट जन हो, वो लेकर अपनी अनुभूति लेके जाएंगे। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान देने की कोशिश इस मंच के माध्यम से हुआ है। मैं सभी जो सहयोगी साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, आज हमने इस मंच के पहले ही हमने आज 4 महत्वपूर्ण प्रकाशन के विमोचन भी किया है, जिसमें पाड़ा मुंतोम बस्तर संभाग और वहां के निवास कर रही जनजातियों पर के विकास पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। दूसरी कृति ऐतिहासिक जीत को सलाम, जो इंदिरा जी की कल पुण्यतिथि है, जो उन्होंने 1971 में जो बांग्लादेश का उन्होंने उदय कराया था, वह पुस्तक का विमोचन भी हमने किया। और कल 2 महापुरुषों के स्मृति में दिन है, इंदिरा जी के, और दूसरा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन 556 से अधिक रियासतों का विलीनीकरण करने का काम किया। भारत की एकता और अखंडता के लिए दोनों आयरन लेडी और लौह पुरुष ने जो काम किया है, उसके कल स्मरण दिवस है। हम लोग सब उसको स्मरण करेंगे। तो आज इंदिरा जी के ऐतिहासिक गीत के सलाम इस पुस्तक का विमोचन हुआ और आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 की यादों का एक काफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ। और चौथी कृति है अमर संस्कृति अमर तिहार, छत्तीसगढ़ के लोक पर्वों की जानकारी देने की पुस्तक, उसका भी विमोचन हुआ है। आदरणीय साथियों, सभी आज 3 दिनों तक आपने कार्यक्रम देखा। सभी कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। हमारे जो नीर-छीर विवेचना करने वाले जूरी पूरे समय तक बैठे रहे और आप सबकी उत्सुकता है कौन सी टीम है जो प्रथम स्थान पाया है, कौन सी टीम है जो दूसरे स्थान पे आया है, कौन सी टीम वो तीसरे स्थान पे आया है। ये सब आपके मन में उत्सुकता और कौतूहल जरूर होगी। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और उस घोषणा के बीच में नहीं रहना चाहता। आप सब उत्सुक होंगे और गेसिंग भी करेंगे कि कौन सी टीम तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थान पे आया है। आदरणीय साथियों, मैं आपके और जूरी के निर्णय के बीच में ज्यादा देर न रहते हुए अंत में ये कहना चाहूंगा, इस प्रदेश के प्रथम सेवक होने के नाते पूरे दुनिया भर से जो आए कलाकार, हमारे हिंदुस्तान के कोने अनेक प्रांत से और केंद्र शासित राज्य से आए हुए सब कलाकार और उनके अधिकारी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हमारे अधिकारियों ने आपकी सेवा में, आपके आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी कोई त्रुटि हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की महान जनता को कि आप सबने 3 दिन आपने महत्वपूर्ण समय निकाले
और हमारे आदिवासी कलाकारों का आपने उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, परसों राज्य स्थापना दिवस और साथ ही 2 तारीख से हमारा धनतेरस, नरक चौदस और फिर सुरुक्ति या दीपावली त्योहार का सीजन तो 2 तारीख से शुरू होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में त्योहार का मौसम तो 28 तारीख से हो गया था। आप सब ने एक वातावरण बना दिया था, दीपावली के खुशी को दुगुना करने का काम आप सब ने किया था। इसके लिए आप सबको दीपावली के अग्रिम शुभकामना देते हुए आज धान खरीदी हमारे 1 दिसंबर से शुरू होंगे। फसल कटाई की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के बाद बहुत तेजी से होंगे। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसे 10 दिन के लिए 10 नवंबर तक के इसकी वृद्धि की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।